गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अपने घर में एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, जैसा कि बच्चों हमने हमारी जो हिंदी व्याकरण की जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने समास पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम समास का समास के आगे हम अगला टॉपिक ले रहे हैं कारक। क्या ले रहे हैं? कारक। कारक इसलिए भी ले रहे हैं हम साथ के साथ ही कि समास में आपको पता है हमारे 6 भेद थे। उसमें समास के 6 भेद थे। तत्पुरुष सबसे पहला जो भेद था उसके भी 6 उपभेद थे। तत्पुरुष में आपको पता है सारे के सारे जो उपभेद थे वो कारक चिन्हों के आधार पर थे, है ना। सारे तत्पुरुष जो थे वो कर्म तत्पुरुष था, करण तत्पुरुष था, संपदान तत्पुरुष था, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण। ठीक है, तो आपको कारक तो पढ़ने ही आपके कोर्स में है। तो कारक जब हम पढ़ेंगे तो हमारे साथ के साथ में जो समास का जो तत्पुरुष वाला जो भेद है वो भी और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो आज हम हमारा जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं कारक का। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ बच्चों कि जब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आपके पास व्याकरण की, मुझे पता है हमारे इसमें कोर्स में बुक नहीं है, लेकिन जैसा कि फिर भी आप पेंसिल और कॉपी लेकर ज़रूर बैठें। जैसा भी आपको लगे आपको लिखते जाना है, कुछ भी जैसा आपको समझ में आए। वैसे मैं आपको इसकी पिक्चर वगैरह सब सेंड करूँगी, इससे आपको होमवर्क में करने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वो आपको बिल्कुल अपनी कॉपी में मैं इसकी पिक्चर भेजूँ। उसके बाद में जो अंडरलाइन करे हुए हैं वो परिभाषा, भेद, इनके उदाहरण वो सब हैं। इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में गृह कार्य के तौर पर ज़रूर करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करें। आप तैयार हैं? चलिए तो सबसे पहले लेते हैं आज हम कारक का शुरुआत करते हैं। कारक हिंदी व्याकरण का हमारा सेकंड टॉपिक है। पहले हम समास पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लेते हैं कारक। अब कारक क्या होते हैं, इनकी परिभाषा, इनके भेद और फिर उन भेदों को डिटेल से उदाहरण से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कारक की परिभाषा ले लेते हैं। तो आइए पहले परिभाषा देखिए। ये अंडरलाइन मैंने कर रखा है, आपको अंडरलाइन करा हुआ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और जिस प्रकार यहाँ तो ब्लैक और रेड से लिखा है, आप हमेशा कैसे लिखते आए थे अपने स्कूल में, वैसे आपको लिखना है। ब्लैक से आपको जो परिभाषा इस प्रकार से हेडलाइन लिखनी है, फिर उसके बाद में अपने ब्लू पेन काम में लेना है। थोड़ा हाईलाइट करके लिखना है ताकि समझ में आए हाँ ये परिभाषा है। उदाहरण के लिए भी उदाहरण है जिससे लिख करके आपको इस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा है सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। अब पहली चीज़ देखिए, संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम मुझे आशा है कि आपको अच्छे से याद होगी। नहीं याद हो तो आपको पता है कि भाई संज्ञा और सर्वनाम हम पिछली कक्षाओं में पढ़ता रहे, हम शुरू से पढ़ रहे हैं। अगर नहीं याद है तो फिर से सुनिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात प्राणी आ गई, वस्तु आ गई, है ना, जाति आ गए, भाव आ गए, स्थान आ गया, यानी संसार की सभी चीज़ें संज्ञा में आ गई। तो हम शॉर्टली कह सकते हैं, संक्षिप्त में कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ है हमारे सहित वो सब कुछ संज्ञा है। ठीक है, रही बात सर्वनाम की, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम की परिभाषा है। तो जहाँ हम संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते वहाँ हम सर्वनाम करेंगे। जैसे आपने अपना नाम बताया, जब तो आप अपना नाम लोगे, लेकिन फिर जब अपने बारे में कुछ बताओगे तब बार बार अपना नाम थोड़ी प्रयोग में लोगे। जैसे मैं अपना उदाहरण देती हूँ। जैसे आपने पूछा मैं नहीं, अगर आपके क्लास में आई तो आप कहेंगे कि मैम आपका नाम तो मैंने बताया, मेरा नाम शतयुवा पाराशर है। लेकिन उसके बाद में आप कहेंगे मैम आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैं बार बार अपना नाम लेकर के थोड़ी बताऊँगी कि शतयुवा पाराशर यहाँ रहती है, शतयुवा पाराशर की पढ़ाई ये है, उनकी एजुकेशन ये है। ठीक है, शतयुवा पाराशर की हॉबीज़ ये हैं। ये सब चीज़ें मैं थोड़ी बताऊंगी, मैं फिर वहाँ सर्वनाम का प्रयोग करूँगी। पहले मैं अपना नाम बताऊंगी, जब तो ये कहूँगी कि मेरा नाम शतयुवा पाराशर है, मैं किशनगढ़ के आज़ाद नगर में रहने वाली हूँ। ठीक है, फला फला जगह मेरा घर है, मेरे पति का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी यहाँ तक एजुकेशन है, मैंने यहाँ तक शिक्षा ग्रहण कर रखी है, मुझे ये चीज़ें पसंद है। तो मैं, मेरा, मुझे, है ना, ये सब जो मैं प्रयोग करी हूँ सब सर्वनाम है। ठीक है, तो आया समझ में। जहाँ हम संज्ञा का प्रयोग नहीं करते वहाँ सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बार बार हम संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। संज्ञा के स्थान पर जिस सामने वाले से बात करेंगे तो उनका नाम हम एक बार लेंगे। वो हमसे बड़े हैं चाहे जैसे भी हैं, तो हम उनको एक बार नाम लेंगे कि भाई, उसके बाद में हम आपका, आपको, आपसे, आपके द्वारा, आपने ऐसे किया, आप करके हम संबोधित करेंगे। तो वो क्या है? वो सर्वनाम ही तो है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ संज्ञा प्रयुक्त नहीं होती वहाँ सर्वनाम हो गई। ठीक है, आया समझ में संज्ञा सर्वनाम। अब वाक्य में जो वाक्य होगा तो वहाँ संज्ञा और सर्वनाम दोनों में से कोई एक तो आएगा और वहाँ क्रिया भी आएगी। अब इनमें संज्ञा अथवा सर्वनाम और क्रिया, इनमें जो शब्द इनमें संबंध स्थापित करेंगे या जो शब्द इनमें आपस में संबंध बनाएंगे वो शब्द कारक होते हैं।
जैसे वापस देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। आगे ही बात, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य में प्रयुक्त उन शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है। उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा। अब राम संज्ञा, रावण संज्ञा, मारा क्रिया है। ठीक है, तो इनके बीच में जो संबंध बना रहे हैं ये दो शब्द ने और को। ठीक है, राम ने रावण को मारा। राम और रावण संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ने और को क्या है? मारा तो क्रिया हो गई, ने और को ही कारक है हमारे। ये वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम कि ये ऐसे रूप हैं जो वाक्य में अन्य शब्द के साथ अथवा कह सकते हैं हम क्रिया के साथ संबंध बता रहे हैं। इसके लिए इसको देख लीजिए। और प्रत्येक वाक्य में क्रियावश होती है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया के से जो संबंध पाया था उसे कारक कहते हैं। उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होगा वही कारक होंगे। एक उदाहरण और देखिए, मोहन कुर्सी पर बैठा है। बैठा है उसकी तो क्रिया, वो बैठा है क्रिया कर रहा है। मोहन और कुर्सी दोनों संज्ञा है, एक व्यक्तिवाचक जातिवाचक। पर ये पर क्या है? ये पर ही हमारा कारक है, क्योंकि ये इस क्रिया का इस संज्ञा के साथ में संबंध बता रहे हैं कि भाई बैठा है, किस पे बैठा है? कुर्सी पर। कौन बैठा है? मोहन बैठा है। ठीक है, तो इससे क्रिया का जो संबंध बता रहे हैं बीच में ये शब्द कारक होते हैं। आया समझ में? आशा करती हूँ जिससे इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। इसकी परिभाषा आप अंडरलाइन करी हुई है, ये अपने नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करें और साथ में उदाहरण भी लिख लें। अब आते हैं कारक के भेद। अब कारक के भेद कितने होते हैं वो देखिए। आप हेडलाइन डालेंगे ब्लैक पेन से कारक के भेद लिख के, और फिर उसके नीचे ये चीज़ लिखेंगे, ये भी मैंने अंडरलाइन कर दी है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में इन कारकों को विभक्ति कहते हैं। आपने 6 में पढ़ा होगा कि कारकों में संस्कृत के अंदर कारकों को विभक्ति कहा जाता है, प्रथमा द्वितीया ना, इस प्रकार से। प्रत्येक कारक का चिन्ह निर्धारित होता है और प्रत्येक कारक का चिन्ह निर्धारित है, आप उसे अपनी मर्जी से परिवर्तित नहीं कर सकते। जो हमारे निर्धारित है व्याकरण में वही आएंगे। ठीक है, कारक के चिन्ह को विभक्ति चिन्ह, अब उनको आप विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हो कि संस्कृत में विभक्ति कहते हैं, तो हम हिंदी में विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परसर्ग और विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पर एक तालिका दी गई है, ये तालिका भी आपको एज इट इज़ ऐसे कैसे अपनी कॉपी में लिख लेनी है। अगर आपकी इच्छा हो तो ये आप संस्कृत वाली विभक्ति लिखे, अन्यथा ये चीज़ तो आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, ऐसे लिख करके आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं सुंदर सा। जैसे एक वृक्ष बनाया है, उसमें जो कारक के 8 भेद है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और फिर अंत में संबोधन। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं डायग्राम बड़े सुंदर से कलर करके। ठीक है, लेकिन ये सारणी आपको ज़रूर बनानी है। अब हम कारक के भेद हैं उनको समझ लेते हैं। पहले कितने भेद बताए यहाँ पे अपन ने ऊपर? 8 प्रकार के भेद है। पहला कौन सा? कर्ता। दूसरा कौन सा? कर्म। फिर करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, 8 कारक हो गए। फिर से देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इनके चिन्ह क्या है? जब ये वाक्य में प्रयोग होंगे तो कर्ता किस रूप में प्रयुक्त होगा, कर्म किस रूप में प्रयोग में लाया गया, करण किस में, संप्रदान, अपादान इत्यादि ये सब किस रूप में प्रयोग लाए जाएंगे वाक्य में, किस चिन्ह के आधार पर वो चिन्ह आएंगे। कर्ता का क्या होगा? ने। कर्म का को। करण का से, के द्वारा। संप्रदान के लिए को। अपादान से अलग होना। अब आप कहोगे मैम यहाँ भी से आ रहा है, यहाँ भी से आ रहा है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि भाई करण कौन सा और अपादान कौन सा है? तो देखो दोनों के सामने लिखा से के द्वारा। जहाँ से के साथ से का अर्थ किसी के द्वारा वो कार्य हो रहा है ना, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या थी कि क्रिया शब्दों का संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध जो बना रहे वो कारक है। तो क्रिया होगी, वो क्रिया किसके माध्यम से हो रही है? के द्वारा। किसके द्वारा हो रही है? जहाँ जो शब्द आया से, तो वो तो करण है। और जब वो क्रिया और संज्ञा ये अलग हो रहे हैं, वहाँ पर अलग होने का भाव आएगा वाक्य में, तो फिर जो अलग करने का भाव प्रयोग करेगा वो से शब्द तो आ जाएगा अपादान का, और जो से शब्द किसी कार्य के द्वारा के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वो हो जाएगा करण में। अब कैसे उदाहरण देंगे? जैसे मैंने चाकू से फल काटा। सुनिएगा, मैंने चाकू से फल काटा। चाकू से, यहाँ देख लीजिए उदाहरण बता देती हूँ लिख के आपको। काटा क्रिया है, फल, चाकू, ये मैंने तो सर्वनाम हो गया, संज्ञा नहीं है ना। चाकू और फल ये दोनों संज्ञा हो गई। अब ये से आया, ये अपना कारक है। काटना, काटा ये अपनी क्रिया है। ठीक है, तो मैंने चाकू से फल काटा, तो फल काटा गया किसके माध्यम से? चाकू से। कार्य हुआ काटने का किसके द्वारा हुआ? चाकू से तो हुआ, तो ये से
इसलिए से ये तो क्या आएगा अपने करण कारक है ये, ठीक है। करण क्योंकि फल का काटा जाना जो क्रिया हुई थी वह किससे हुई थी, चाकू से हुई थी। तो से शब्द जो है ये से ये शब्द करण का है, क्योंकि से द्वारा, चाकू के द्वारा फल काटा जा रहा है, इसलिए ये से के द्वारा जो है ये करण का आएगा। अब दूसरा अपादान का लेते हैं। पेड़ से फल गिरा। अब यहाँ तो फल काटा गया चाकू से चाकू से, तो द्वारा है इसलिए करण है। लेकिन यहाँ पेड़ से फल अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, क्योंकि वो गिर गया। पेड़ से फल गिरा, अब हवा से भी गिर जाए, तेज आंधी तूफान से, ठीक है, या फिर कोई पक्षी बैठा, डाली हिल गई, उसने उसको खाने का प्रयास किया, गिर गया, या फिर जब फल पक जाता है तब भी नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो जैसे ये अपने आप सत्य कोई क्रिया हो गई, तो पेड़ से फल गिरा, तो ये अलग होने का भाव हो रहा है, पेड़ से फल अलग हो रहा है, तो ये जो से आएगा ये अपादान का आएगा, क्योंकि किसी के द्वारा काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये यहाँ तो द्वारा हो रहा है, फल का काटा जाना चाकू के द्वारा हो रहा है, लेकिन यहाँ किसी के द्वारा नहीं होता। यहाँ पेड़ से फल गिरा है, स्वतः ही पेड़ से फल गिर गया, या पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, पेड़ से पक्षी का घोंसला गिरा, पेड़ से, ठीक है, मुझसे कोई काम हो जाता है, मेरे से, मुझसे ग्लास टूटा, तो मुझसे। लेकिन यहाँ पर जो आएगा मुझसे ग्लास टूटा, तो फिर अपने करण करा जाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा टूटा हो, मेरे माध्यम से टूटा, तो मुझसे जो शब्द आएगा यहाँ पृथक होने का भाव नहीं, मुझसे ग्लास टूटा या मुझसे कप टूटा, तो वो सब करण करा, क्योंकि मुझसे, मेरे माध्यम से वो कार्य हो रहा है। लेकिन यहाँ किसी के माध्यम से नहीं हो रहा, स्वतः पेड़ से फल गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। तो ऐसे में से जो आया ये वाला से आएगा अपने अपादान कारक का, और ये आएगा अपने करण कारक का। तो इसमें आपको किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। करण में से के द्वारा किसी के द्वारा कार्य हो रहा है, और अपादान से कोई चीज़ अलग हुई उस माध्यम से अलग होना है ना, अलग होने का भाव होगा। संबंध में का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में पेपर, मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर, ठीक है ना, तो पर जो शब्द आएगा, जैसे रसोई में फलों की टोकरी रखी है, तो उस प्रकार से रसोई में, तो उस प्रकार से जो अधिकरण में पेपर, और संबोधन में हे, रे, अरे, ओ, या विस्मय आदि बोधक जो चिन्ह आते हैं, आश्चर्यचकित कुछ आश्चर्यचकित होकर, दुखी होकर, खुश होकर जब हम शब्द बोलते हैं अचानक से, वो शब्द भी इसमें संबोधन में आते हैं। अरे तुम आ गए, ऐसे, तो वो वाली चीज़ आएंगी, वो संबोधन में आती है, ठीक है। तो ये इसके कारक चिन्ह हो गए। तो इनको अपने याद करने का तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे, रे, अरे, ओ, ठीक है। इस प्रकार इनको आपको याद करना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। कारक के लिए आप परिभाषा बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कारक में, लेकिन आपको इसके भेदों को याद करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत जरूर, थोड़ा परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। ये आठों के आठों भेद आपको याद होने चाहिए, और उनके चिन्ह याद होने चाहिए, और इनको बिल्कुल आराम से याद हो जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे, ओ, अरे। इस प्रकार से जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, जैसे रीडिंग लगाते रहेंगे। तो अब इसमें एक एक का, जैसे कर्ता में उदाहरण जैसे आया ये कर्ता, या अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मैं उदाहरण देती हूँ। हम एक एक कारक को पूरा डिटेल से परिभाषा के साथ, एक एक कारक के भेद की परिभाषा उदाहरण सहित देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक उदाहरण का देखो, जैसे ये एक उदाहरण था अपने पास, राम ने रावण को मारा। अब आप इसमें पहचान सकते हैं राम ने, तो ने शब्द किसका, चिन्ह किसका है, कर्ता का, क्योंकि कर्ता नहीं करा, कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो मारने का काम किसने किया, राम ने, इसलिए कर्ता है ये। इन्होंने काम किया, इन्होंने रावण को मारा, तो राम ने, इसलिए कर्ता ने। अब किसको मारा, रावण को। उन्होंने क्या कर्म किया, मारना तो क्रिया हुई, कर्म क्या था, रावण को, तो रावण आ गया यहाँ पे, कर्म रावण है। इसमें हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है। उसी प्रकार हिंदी में भी हमारे वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती है, ठीक है, सहायक क्रिया भी होती है, तो वही चीज़ हो गई। तो यहाँ पर राम कर्ता है, रावण कर्म है, और मारना क्रिया हो गई। तो इसलिए देख लो, कर्ता ने कर्म को मारा, क्रिया करी, तो कर्ता ने का आ गया, और रावण कर्म है, इसलिए को शब्द आ गया। तो देखो प्रयुक्त हो रहा है, कर्ता कारक भी आया और कर्म कारक भी आया। इसी प्रकार अब देखिए दूसरा उदाहरण यहाँ पे था, मोहन कुर्सी पर बैठा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक आएगा, आप स्वयं ही अच्छे से पहचान जाएंगे। भाई कर्ता के द्वारा कुछ कार्य हो नहीं रहा, यहाँ कर्म कुछ है नहीं, यहाँ किसी के द्वारा कोई काम हो नहीं रहा, यहाँ किसी के लिए नहीं हुआ है, यहाँ तक अलग होने का कोई भाव नहीं है, यहाँ कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहे, यहाँ अधिकरण आ गया।
भाई मोहन कुर्सी पर बैठा है, तो पर शब्द आया अधिकरण का। इस प्रकार से ये कारक चिन्ह इसमें बीच में आएंगे और इनसे आप पहचान लोगे। जब इनको पढ़ लोगे, अच्छे से याद कर लोगे, तो आपको समझ आएगा कि वाक्य में किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ जैसे समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार आपको सारणी बनानी है। परिभाषा की मैंने अंडरलाइन कर दिया, आपको करना है। एक बार फिर से देख लीजिए। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों का उनका संबंध स्थापित होता है या संबंध ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। इन्हें भी संस्कृत में विभक्ति कहते हैं और हिंदी में अपने परसरक कह सकते हैं, विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं, कारक चिन्ह कह सकते हैं। और इनकी ये सारणी है जो आपको बनानी है। इस प्रकार इधर कारक लिखने हैं, इधर चिन्ह लिखने हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो संस्कृत विभक्ति लिखिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति और संबोधन को विभक्ति नहीं कहते। ठीक है, और इस प्रकार का आपको एक डायग्राम भी बना लेना है अपनी पुस्तक में, नोटबुक में बहुत अच्छे से कलरफुल करके, तो आपको और अच्छे से याद, कारक अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आज का आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब हम कल जो क्लास लेंगे उसमें आपको इसके में हम कारकों को और गहराई से और डिटेल से पढ़ाऊँगी, और आपको भी एक बार रीडिंग ज़रूर लगानी है और अच्छे से अपना टाइम टू टाइम अपना होमवर्क करना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।